उसके लिए मैंने सोचा कि भाई हम ज़रा एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे जिसमें हम CRUD कर रहे होंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। यूज़र को क्रिएट करना स्टूडेंट को, और उसको अपडेट करना, डिलीट करना, और जितने भी हमने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हुए होंगे उनको पूरा रीड करना, उनको लिस्ट डाउन करना जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर होंगे। अच्छा, और ये सिंपल एक एरे में हम नहीं स्टोर कर रहे होंगे। तो राइट अवे पहले मैं ज़रा आपको फायरबेस, चूँकि हमने स्टार्ट कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं, होस्टिंग कर ली है, इसके अलावा हमने ऑथेंटिकेशन कर ली है। तो आज हम फायरबेस का जो डेटाबेस है दैट्स कॉल्ड फायरस्टोर, तो हम ज़रा वो देख रहे हैं। ठीक है, फायरस्टोर की ज़रा डेफिनेशन ले लेते हैं और इसके बाद उस पर काम करना जो है हम शुरू कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमें जाके फायरबेस पे कंसोल पे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और इसी से रिलेटेड हम फिर एक ऐप बनाएंगे हम होस्टिंग के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे थे। तो अगर मैं बैक चला जाऊं तो फायरबेस इज सेट ऑफ बैकएंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय गूगल। ठीक है, तो ये तो फायरबेस का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, इस पर हमने काम किया हुआ है। अच्छा जी, लेफ्ट द मीटिंग। मैं बार बार वापस इसलिए आऊँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उस हिसाब से सर ऑन स्क्रीन द शो स्पॉट नहीं हो रहा। देख लीजिए। किसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही? मेरे साथ अच्छा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लाउड फायर स्टोर की मौजूद है। हम जस्ट मैं आपको दे देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है जहाँ पे हम अभी ऐप के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हम रजिस्टर कर रहे होंगे वो सारे हमारे यहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, ये एक अच्छा, हमारे पास मेनली दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, एक सीक्वल होते हैं, एक नो सीक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर इज अ फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस फॉर मोबाइल वेब एंड सर्वर डेवलपमेंट फ्रॉम फायरबेस एंड गूगल क्लाउड। Like Firebase real-time database, it keeps your data in sync across client apps through real-time listeners and offers offline support for mobile and web, so you can build responsive apps that work regardless of network latency or internet connectivity. ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको तब समझ में आएगी जब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो। तो हमारे पास डेटाबेसेस जो है वो दो तरह के होते हैं मेनली। एक हमारे पास सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं और एक होते हैं हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेसेस। सीक्वल डेटाबेसेस वो हैं, मैं ज़रा आपको दिखा भी देता हूँ, सीक्वल वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, तो SQL database uses SQL structured query language, NoSQL databases uses JSON यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप पढ़ चुके हो। तो इजीली ये जो डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं फायर स्टोर या फायरबेस जो हमें दे रहा है, बहुत सारे और भी डेटाबेसेस हैं जैसे सुपरबेस हमारे पास एक है ओपन सोर्स। इसके अलावा ये फायरबेस का है, फायर स्टोर। इसके अलावा MongoDB हम जब बैकएंड पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तो ये डेटाबेसेस जो हैं वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आजकल वाइडली यूज्ड भी हो रहा है। और रीज़न ये है चूँकि हम जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर हैं, ऑब्जेक्ट से फेमिलियर हैं, तो ये जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट नोटेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मेन कलेक्शन के लिए सीक्वल में तो क्या होता है कि सीक्वल में हम टेबल्स यूज़ करते हैं, टेबल्स और उनके फिर आपस में रिलेशंस, हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग हम टेबल्स बना रहे होते हैं। इसके अंदर ये है कि हम कलेक्शन यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा अगर यहाँ से कुछ खोल के आपको दिखा दूँ और इन्होंने अच्छा सा अगर कुछ लिखा हुआ हो, ये सीक्वल है हमारे पास जिसमें हम फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स हमारे पास होते हैं जहाँ, अच्छा जी, और नो सीक्वल में हमारे पास डायनामिक स्कीमा होता है, यानी स्कीमा वगैरह बनाने के लिए हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मेनली एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा एक कलेक्शन कहलाता है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हम रख सकते हैं। ऑब्वियसली वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में, तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फिर हम रख सकते हैं और इसी तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। अभी मैं रियल टाइम आपको दिखा भी दूंगा जब हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो मेन जो इसमें चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास कलेक्शंस, लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनका अलग ऑब्जेक्ट, तो यानी कि हमारे पास पूरा जो डेटाबेस होगा वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास मौजूद होगा जिनको हम लूप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें
आज हम देख रहे होंगे उस हिसाब से। अच्छा, ये आर्टिकल है थोड़ा बहुत इसके लिखा हुआ है, व्हेन टू यूज सीक्वल एंड नो सीक्वल। स्टार्ट में इन्होंने स्केलेबिलिटी, मेन डिफरेंसेस बिटवीन सीक्वल, नो सीक्वल एंड सीक्वल हैव मेनी सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा, तो मेन डिफरेंस, नो सीक्वल डेटाबेसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं टेबल्स को रिलेशंस के लिए, और एंटिटीज़ को स्टोर करने के लिए। हर एक एंटिटी के लिए डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, और अगर एंटिटीज आपस में रिलेटेड है तो रिलेशंस के लिए फिर हम डिफरेंट टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, जो रिलेशंस हम बना रहे होते हैं। लेकिन हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्लाउड फायर स्टोर, और ये फायरबेस का हमारे पास एक डेटाबेस है, और ये नो सीक्वल है। नो सीक्वल की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। मोबाइल ऐप्स के लिए हम सुपरबेस आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और वेब एंड मोबाइल दोनों के लिए MongoDB, जो कि मर्न स्टैक का जो M है दैट स्टैंड फॉर MongoDB, तो वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो फॉर दैट मैं जाके ज़रा एक बेयरबोन एक एप्लीकेशन पहले बना लेता हूँ। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिएक्ट के अंदर जाकर टर्मिनल में खोल लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक npm, ये तो आप सबको याद हो गया है, क्रिएट वीट @latest, ये कमांड में रन कर लेता हूँ। अच्छा, साथ साथ आप लोग भी बनाएं ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे होंगे, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। तो साथ साथ यही कमांड आप चला लें, जो कि आप मल्टीपल टाइम्स अब चला चुके हैं। तो एक ऐप बनाते हैं और फिर उसमें काम स्टार्ट करते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, नाम दे दें, लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड सिस्टम। ठीक है, इंटर प्रेस कर लें, और यहाँ से अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लें दैट इज़ रिएक्ट, और हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको VS कोड में खोल सकते हैं, या यहाँ वाले जो काम है वो आप यहाँ कर लें। जैसे CD करके आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं जो अभी आपने क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट जिसके अंदर, उसके अंदर जाकर आप npm इंस्टॉल चला लें, या npm i सिंपल चला लें, ताकि आपके जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाए। फरहान कैसर, पैकेज डन, बेहतरीन। मेरे भी बस होने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड आई एम डन एज वेल। इसको VS कोड में खोल लेते हैं। बेहतरीन। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ भी नहीं करना, राइट अवे कंट्रोल जे, यहाँ से डायरेक्ट आप npm रन डेव करें ताकि आपका प्रोजेक्ट रन हो जाए। अब डायरेक्टली मैं रन क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि भाई कभी कभार ऐसा होता है, इस पे हॉवर करके आप फॉलो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या कमांड या कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कभी कभार ऐसा होता है, मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स के पास एरर्स भी आए थे कि भाई उनके पैकेजेस इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट स्लो है या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है जब npm इंस्टॉल चला रहे होते हैं, तो वो पैकेजेस सही से इंस्टॉल नहीं होते। तो उसमें जब फिर बाद में वो काम करते हैं और सारा कुछ उसके बाद रन करते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये हमारे काम में कोई एरर आ रहा होगा। वो काम में एरर नहीं होता, वो पैकेजेस ही आपके नोड मॉड्यूल सही से इंस्टॉल नहीं हुए होते। तो इसका ज़रा ख्याल रख लीजिएगा, सबसे पहले रन कर लीजिएगा, और यहाँ ज़रा मुझे आप चैट में बता दें कि किसका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक काम कर लेते हैं कि यहाँ आकर ज़रा अगर आप यहाँ देखें तो वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है ना, ये हम चेंज कर लेते हैं, ये आइकन ज़रा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों काम आपको आते हैं, सिंपल है। रूट के अंदर जो index.html फाइल है उस पर आ जाएं, और यहाँ लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, इसको हटा दें, लिखें स्टूडेंट। अच्छा, मेक श्योर कि आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ये जो काम आप कर रहे हैं इसको आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो फिर यार ऑब्वियसली आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास यहाँ आ गया, बेहतरीन हो गया। और ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है वीट वाला, इसको हम ज़रा रिप्लेस कर लेते हैं, एक स्टूडेंट का आइकन लगा लेते हैं। सही है, तो ये भी यहीं से आ रहा है index.html से। ये वीट अगर इसको मैं हटा दूँ, ये जो लिंक कर रहे हैं हम, तो ये आइकन हमारा हट गया है। ठीक है,
तो इसको मैं कम्प्लीटली हटा तो नहीं रहा, मैं आ जाता हूँ ज़रा अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आइकन्स 8 पे, और इससे यहाँ स्टूडेंट ऑलरेडी सर्च हुआ हुआ है। अगर नहीं हुआ हुआ तो आप आइकन्स 8 पे आ सकते हैं, डायरेक्ट आइकन्स पे। ठीक है, बहुत सारे आइकन्स हैं और यहाँ ज़रा आप सर्च कर लें, थोड़ा इसको लोड होने दें। ठीक है, अब सर्च कर लें लेट्स से स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है उसकी क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया तो ये रिजल्ट्स हैं। और लेट्स से ये इसका मुंह ज़रा ज़्यादा मोटा है, ये स्टूडेंट हम ले लेते हैं और डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं और 48 हमारे पास आ रहा है, बेहतरीन है। मेक श्योर कि यहाँ से सही साइज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो। हमें छोटा सा ये एक आइकन चाहिए, तो 48 बाई 48 जो कि फ्री अवेलेबल है उस पर हम कर लेते हैं डाउनलोड क्लिक। अच्छा, अब करना आपने क्या है कि इसको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए मेक श्योर कि आप सही जगह चूज़ कर रहे हो। तो अगर हम, अब मुझे पता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा और साथ साथ मैं जाऊँगा प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस के अंदर रिएक्ट की प्रैक्टिस नहीं बल्कि प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में मेरे पास रिएक्ट है और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाऊँगा। ठीक है, जो कि अभी हम काम कर रहे हैं। और पब्लिक के अंदर जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है, सेव कर लेना है। तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, ज़रा स्टूडेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। आप लोगों का सिंपल होगा, आप ज़रा पाथ कॉपी करके भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। तो पब्लिक का कमाल ये है कि पब्लिक के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ये देखें स्टूडेंट मेरे पास आ गया आइकन, इसको आप डायरेक्टली कहीं भी स्लैश लगाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो स्लैश के अंदर मैंने लिखा लेट्स से student.png। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट वाला जो आइकन है वो हमारे पास यहाँ आ चुका है। कंटिन्यू करते हैं और क्रिएट अ प्रोजेक्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, कोई भी नाम हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कंटिन्यू कर रहे हैं और गूगल एनालिटिक्स को फॉर नाउ हम छोड़ देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। शाबाश। ठीक हो गया जी। सो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ से ये मेन आपकी स्क्रीन है प्रोजेक्ट की, तो यहाँ से हम ना तो iOS की ऐप बना रहे हैं ना एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हैं, हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ आकर कोई भी नाम हम दे सकते हैं। मैं फिर से दे देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट डैश सिस्टम। ठीक है, ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर नाउ हम नहीं कर रहे, रजिस्टर ऐप कर लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से आकर वो हमें SDK वगैरह दे रहा है, सारा सेटअप जो है वो हमें फायरबेस ऐप का दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कह रहा है कि भाई फायरबेस इंस्टॉल कर लें, तो इसको कॉपी कर लें और अपने ज़रा प्रोजेक्ट में आकर कंट्रोल J अगर मैं करता हूँ तो एक और अच्छा, इसको रनिंग आपने रखना है कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो। दूसरा मैंने टर्मिनल खोला है और यहाँ पे मैंने वो कमांड जो है वो पेस्ट कर लिया, npm install firebase। अच्छा, इसको मैंने एंटर कर लिया। कंट्रोल P अगर मैं करता हूँ और पैकेज जेसन खोलता हूँ, तो फिर नाउ हमारे पास दो डिपेंडेंसीज हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। अभी हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं दैट इज़ फायरबेस, क्योंकि फायरबेस का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिपेंडेंसीज में फायरबेस आ जाए। ठीक है, तो मेरा फायरबेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और डिपेंडेंसीज के अंदर भी फायरबेस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आकर ज़रा एक
काम करते हैं, वापस कंसोल पे आते हैं और ये जो हमें सारा कोड मिला हुआ है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको मैंने कर लिया है कॉपी। और अब एक काम कीजिएगा कि SRC में आकर अपने प्रोजेक्ट के, अच्छा इसको मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ से पब्लिक को क्लोज कर लेता हूँ। SRC पे राइट क्लिक करके आप न्यू फाइल बनाइएगा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ firebase config डॉट JS। JSX मत दीजिएगा, JS दीजिएगा, हम यहाँ कोई भी JSX रेंडर नहीं करने वाले, जस्ट जावास्क्रिप्ट की सिंपल आपके पास फाइल होनी चाहिए .js एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, सो हमने कर लिया है firebase config डॉट जेएस। आप सिंपल firebase डॉट जेएस भी दे सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए जो नाम मैं दे रहा हूँ वही दे दें ताकि आपके पास फिर बाद में बग्स ना आए। firebase config डॉट जेएस में सीधा सीधा आकर आप अपना कोड जो वहाँ से कॉपी किया है वो पेस्ट कर लें। अच्छा जी, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए फायरस्टोर, तो उसका SDK जो है हमें चाहिए। जैसे लास्ट सेशन में हमें ऑथ चाहिए था जो कि हमने ऑथेंटिकेशन ऐप में यूज़ कर लिया था, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इंपोर्ट और गेट फायरस्टोर लिखिएगा, ये सजेशन में आ रहा है, एंटर कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो अभी अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रही तो जैसे यहाँ इंपोर्ट हुआ हुआ है मैनुअली भी आप कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम firebase/firestore और यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा, अच्छा मेक श्योर कि ये आप कोट्स के अंदर लिख रहे हो, यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा गेट फायरस्टोर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया है। ठीक है, गेट फायरस्टोर आपने किया, नीचे आपकी ऐप जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं, एक कमेंट लिख लेता हूँ मैं, इनिशियलाइज फायरस्टोर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लिखना ज़रूरी भी नहीं है। और मैं कर लेता हूँ कि const db, कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन ये हमारा डेटाबेस है इसलिए मैंने उसको नाम दिया कि const db। और गेट फायरस्टोर जो मेथड मैंने जो फंक्शन ये मैंने किया हुआ इम्पोर्ट, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉल। ठीक है, गेट फायरस्टोर और इसमें ऐप जो हमारा कांस्टेंट यहाँ बना हुआ है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको, अच्छा जी मैं यहाँ से ज़रा कंटिन्यू टू कंसोल कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से पता चलती हैं। सेटअप फायरस्टोर, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायरस्टोर, सही है। तो मेक श्योर कि आप ये वाली डॉक्यूमेंटेशन, मॉड्यूलर API वाली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख रहे हो। तो आपको बता रहे हैं कि फायरबेस इंस्टॉल कर लें और फिर firebase/app से इनिशियलाइज ऐप कर लें और firebase/firestore से गेट फायरस्टोर कर लें। ठीक है, और फिर आप क्या कर लें कि const db उसको बोल दें और गेट फायरस्टोर कर लें। ठीक है, और यहाँ से आकर अब हम चूँकि डेटाबेस को हम बाकी फाइल्स में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम ऑथ को कर रहे थे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिख लें, या और भी अगर चीज़ें आप यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर तो आप यहाँ लिखें एक्सपोर्ट और पूरा ऑब्जेक्ट कर लें यहाँ से। तो फॉर नाउ हम डीबी कर लेते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट में डीबी को ज़रा अभी के लिए आप एक्सपोर्ट कर लें। अच्छा जी, आप कमेंट कर लें कि फायरबेस कॉन्फ़िग डन, शाबाश, फायरबेस कॉन्फ़िग डन। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो मत डालिएगा, ऑब्वियसली अपना ही जो आपको कंसोल से चीज़ें मिली हैं वही डालिएगा। अच्छा जी, साहिबुल्ला फायरबेस शो करूँ, सिंपल है, क्विकली जाइएगा, शाबाश, इतना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लें क्विकली, जिनके पास अगर इस फाइल की ज़रूरत है तो क्विकली स्क्रीनशॉट लें और फिर वहाँ से देखें। क्विकली क्विकली एवरीबॉडी। अच्छा जी, फायरबेस कॉन्फ़िग डन, साहिबुल्ला डन, नोमान जान कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करूं? जी कर लें, फायरबेस वाली पेज पे, मेन पेज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो आपने किया था ना, ये तो मैं वो डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ, यहाँ से हम वापस आ गए। हाँ बेहतरीन नोमान भाई, कोई गल नहीं यार, हो जाएगा यार, ऐसे ही डरा रहे हो। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं फायर स्टोर डेटाबेस पे। थोड़ा हमारे पास चीज़ें लोड हो रही हैं। ठीक है जी, तो क्लाउड फायर स्टोर, रियल टाइम अपडेट्स, पावरफुल क्वेरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर रेडी है, हम क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। अच्छा, डेटाबेस आईडी डिफ़ॉल्ट इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ये आपको ये एडिटेबल नहीं है, इसको छोड़ दें ऐसी। लोकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रही है वही छोड़ दें और यहाँ से कर लें नेक्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो रेडियो बटन्स हैं, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो अभी के लिए आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे क्लिक कर लें, स्टार्ट इन टेस्ट मोड को सेलेक्ट कर लें और क्रिएट पे क्लिक कर लें। हमारा जो फायर स्टोर डेटाबेस है वो क्रिएट हो रहा है, सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, तो क्लाउड फायर स्टोर हमारे पास रेडी है। ठीक हो गया। हमने कलेक्शन की बात की थी, तो देखें एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास यूज़र्स हो सकते हैं या स्टूडेंट हमने बनाया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास कोर्सेज हो सकते हैं, हमारे पास लेट्स से टीचर्स हो सकते हैं। अभी तो हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन जस्ट कलेक्शंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कलेक्शन एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर मल्टीपल फिर हम ऑब्जेक्ट्स रख रहे होंगे। अच्छा जी, तो कमेंट कीजिएगा। अगर हम देखें तो हमारे डेटाबेस इज़ रेडी टू गो, जस्ट ऐड डेटा। हमारे पास कोई डेटा शेटा अभी नहीं है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र को फॉर्म दे देते हैं और यहाँ से हम यूज़र बनाएंगे तो वो सीधा यहाँ हमारे पास डेटा जो यूज़र का है वो आना चाहिए। चलें, तो ऐसा करते हैं कि 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। 6 बजे तकरीबन 6 बज चुके हैं, 5:59। तो हम 6:10 पे, अराउंड 6:10 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। शाबाश, नमाज पढ़ लीजिए और 6:10 पे वापस आइएगा। शाबाश, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ। एवरीबॉडी, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने आपको बताया कि इसके नीचे जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने हेडिंग डाली हुई है, इसके नीचे मैं यूज़र को एक फॉर्म दे देता हूँ, जहाँ वो क्या करेगा, नाम और एज डाल देगा और क्रिएट यूज़र, सेव यूज़र, ऐसा कुछ बटन दे देंगे। तो 3 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, एक 2 फील्ड्स होंगी, यूज़र नेम के लिए और एज के लिए, और फिर एक बटन होगा उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ताकि वो हमारे पास यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए आपने एसआरसी के अंदर आकर एक न्यू फोल्डर बना लेना है, कंपोनेंट्स, ठीक है। वो मैंने बना लिया था, राइट क्लिक कर लीजिएगा, एसआरसी पे न्यू फोल्डर बना लीजिएगा और फिर कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करके ज़रा न्यू फाइल बना लीजिएगा और फिर नाम मैं उसको नाम दे देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है, .jsx। कुछ बातें जो आपने ये नेमिंग के हवाले से याद रखनी है। यहाँ आपने पास्कल केस को यूज़ करना है, पास्कल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट लेटर भी कैपिटल और हर एक न्यू वर्ड जो आपके पास आ रहा है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसको आपने फॉलो करना है जब भी आप कंपोनेंट या कोई पेज बना रहे हो, ठीक है। आपने इंटर कर देना है और अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये 7 या ये 6 वाली जो एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा था, तो RFCE करोगे आप तो आपके पास पूरा रिएक्ट का एक कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा। लेकिन नहीं, आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं लिख लेता हूँ फंक्शन और यहाँ कर लेता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, जो मैंने फाइल को नाम दिया हुआ है वही मैंने इसको दे दिया और इसके अंदर ये चूँकि हमारा फंक्शन है, इसके अंदर अभी के लिए मैं रिटर्न करा देता हूँ इसका नाम, जो कि मैं एक लेट्स से डिव के अंदर लिख लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। अब क्रिएट स्टूडेंट जो है इसको मैं ऐप के अंदर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्रिएट स्टूडेंट, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और app.jsx के अंदर आकर यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे मैं लिख लेता हूँ क्रिएट
स्टूडेंट, तो मुझे सजेशन आ रही है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा एज अ कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे रेंडर कर लूँगा और सेव करूँगा, वापस आऊँगा तो क्रिएट स्टूडेंट वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास यहाँ रेंडर हो चुका है। ठीक हो गया जी। कमेंट करें क्विकली, क्रिएट स्टूडेंट रेडी, क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट रेडी, शाबाश, क्रिएट स्टूडेंट रेडी, मोहम्मद अली बेहतरीन। उसको ऐप के अंदर आपने लगा लिया है और आपके पास रिजल्ट भी है, क्रिएट स्टूडेंट रेडी, फरहान कैसर, बेहतरीन। सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना के उसके अंदर एक फाइल JSX की बनानी है क्रिएट स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन आपने बना देना है और उसके अंदर से रिटर्न कर देना है फॉर नाउ क्रिएट स्टूडेंट एक जस्ट टेक्स्ट, और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। ऐप के अंदर आकर आपने क्या करना है, उसको इंपोर्ट कर लेना है, या डायरेक्ट एज अ कंपोनेंट उसको लगाना स्टार्ट करोगे तो वो खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इस तरह मैनुअली आप कर सकते हो। अमीर हमजा रेडी, फरहान के रेडी रेडी रेडी, बेहतरीन हो गया जी। चलें जी, तो अब क्रिएट स्टूडेंट्स जो है उसको हमने ऐप के अंदर लगा लिया है। इसको ज़रा मैं बंद कर लेता हूँ और ज़रा एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर लेता हूँ। यहाँ क्रिएट स्टूडेंट के अंदर जो फॉर्म का मैं कह रहा था उस पर काम शुरू कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक होगा नेम यूज़र का और एक हमारे पास होगा एज। ठीक है, तो राइट अवे हम यूज़र को दे देते हैं फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म, और अभी के लिए उसके ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल सबमिट। ठीक है, जो कि हम क्रिएट कर रहे होंगे, और ज़रा फॉर्म को हम क्लास नेम दे देते हैं फॉर्म। ठीक है, ना भी दें तो वहाँ क्लास फॉर्म जो आपका टाइप सेलेक्टर है उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ काम कीजिएगा सारा ताकि आपको फिर समझ में आ रहा हो। अच्छा जी, फॉर्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इनपुट है टाइप टेक्स्ट जिसके अंदर हम वैल्यू देंगे, लेकिन वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, तो हम ज़रा इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, इस पर रिक्वायर्ड लगा लेते हैं कि ये अगर टाइप ना किया हो तो हम आगे ना बढ़ें। अच्छा, इसी तरह एक इनपुट टाइप बना लें नंबर, नंबर टाइप का ज़रा एक बनाएं। ठीक है, और उसको ज़रा एक प्लेस होल्डर दे दें कि इंटर स्टूडेंट एज। ठीक हो गया, और एक अदद हम बना लेते हैं यहाँ पे बटन, और बटन क्योंकि हमारा फॉर्म है तो इस पर हम लिख लेते हैं टाइप सबमिट। इसी बटन पे हम अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे, और फॉर नाउ हम लिख लेते हैं कि लेट्स से क्रिएट स्टूडेंट। सिंपल सा फॉर्म है। अच्छा, और हैंडल सबमिट ज़रा मैं बना लेता हूँ अभी के लिए कि लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन बना सकते हो, एरो फंक्शन बना सकते हो, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो चलो एरो फंक्शंस बनाया करो। ठीक है, हैंडल सबमिट हमने दिया, और ये हमारे पास ए सिंक फंक्शन होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटाबेस पे हम डेटा भेज रहे होंगे। सही है, तो ए सिंक, और उसके अंदर अभी के लिए मैं ज़रा लिख लेता हूँ, अभी के लिए एक अलर्ट लगा लेता हूँ कि लेट्स से यूज़र क्रिएटेड, सिंपल सेटअप के साथ यूज़र क्रिएटेड मैंने इस पर लिखा, और मैं वापस आता हूँ तो इंटर स्टूडेंट नेम, इंटर स्टूडेंट एज, हमारे पास टाइप नंबर है उस तरह आ रहा है, और हम कर लेते हैं क्रिएट स्टूडेंट, तो वो कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, तो मैंने लिखा हेलो और क्रिएट स्टूडेंट कर लिया, तो यूज़र क्रिएटेड हमारे पास अलर्ट आ रहा है। तो ये हमने कर लिया है, और अच्छा, क्रिएट स्टूडेंट रेडी ज़रा कमेंट कीजिए, क्रिएट स्टूडेंट रेडी, ये दिखा रहा हूँ क्रिएट स्टूडेंट है, यही कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई पीछे है तो।
ताकि मैं साथ साथ चैट देख सकूं। एवरीबॉडी शाबाश। इतना टाइम नहीं है, हमने आगे काम करना है। शाबाश शाबाश शाबाश, क्विकली काम करें। इसका स्क्रीनशॉट लें और सामने रखें अगर कोई पीछे रह गया तो। फरहान कैसे रेडी? मोहम्मद अली, बिकॉज अभी बहुत ही अजीब है हमारा फॉर्म, तो इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं ऐप CSS के अंदर। यूनिवर्सल और बॉडी की स्टाइलिंग हमने कर ली थी। अब ज़रा अगर आप यहाँ आ जाएं ऐप के अंदर, app.jsx के अंदर, सही है। तो ये हमने बनाया था एक डिव, ठीक है, और इस पे हम क्लास नेम दे देते हैं ऐप कंटेनर, ठीक है। ऐप कंटेनर इस पे हमने नाम दे दिया है। अच्छा, इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ आकर हम ऐप कंटेनर डॉट लगाकर ऐप डे डॉट के साथ ऐप कंटेनर कर लेते हैं, डैश के साथ, ठीक है, ऐप डैश कंटेनर। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इससे क्या होगा कि ये ऑब्वियसली फ्लेक्स में आ जाएंगी चीज़ें, और हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर लेते हैं इसकी कॉलम, ताकि हम इसको वर्टिकली अरेंज कर सकें। तो ठीक है, अभी के लिए ये हमारा एक H1 और एक हमारा जो क्रिएट वाला, अगर मैं आपको ऐप दिखा दूँ ना, .jsx, तो इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं ऐप कंटेनर के अंदर, तो वो वर्टिकली अलाइन हो गई है, ठीक है, कॉलम के अंदर आ गई हैं। और अब ज़रा हम एक काम कर लेते हैं कि अलाइन आइटम्स को सेंटर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अलाइन आइटम्स कर लेते हैं सेंटर, ठीक है, बेहतरीन हो गया, ये सेंटर में आ गया हमारा फॉर्म उसी कंटेनर के अंदर। और इस पे ज़रा पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल। अच्छा जी, ऐप कंटेनर की स्टाइलिंग हो गई है। साथ साथ आप आ जाएं यहाँ पे जो हमारा H1 है ना, उसको हम थोड़ी सी app.jsx के अंदर हमने ये टाइटल दिया है, तो इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ ऐप टाइटल, लेट्स से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन टाइटल है। तो ऐप टाइटल मैंने इसको क्लास दे दी, और app.css के अंदर मैंने इसको डॉट के साथ सेलेक्ट कर लिया, ऐप डैश टाइटल। और यहाँ पे क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन बॉटम जो है वो दे देता हूँ, और वो दे देता हूँ 24 पिक्सल, और सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा इसमें अब गैप आ गया, ठीक है। अब ज़रा फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है उसको ज़रा देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 आइटम्स हैं ये वर्टिकली यानी कॉलम में आ जाएं, और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग पैडिंग शैडिंग इसमें हम लगा दें, ठीक है। तो राइट अवे डॉट फॉर्म, अगर हमने आप देखें तो पीछे फॉर्म के नाम से एक क्लास इसको दे दी थी, वैसे आप टाइप सेलेक्टर के थ्रू भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैं कर लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर लूँगा कॉलम, ताकि ये वर्टिकल हमारे पास आ जाए। और गैप इसका मैं कर लूँगा 10 पिक्सल, ठीक है। गैप 10 पिक्सल इसलिए करूँगा कि इनके बीच में हमारे पास गैप भी आ जाए, जुड़े हुए ना हो एक दूसरे के साथ। और मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ बॉटम से 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म है, इसके अंदर इनपुट्स को ज़रा मैं स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनकी स्टाइलिंग होती है। तो डॉट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास उसके चाइल्ड हैं इनपुट, उनको मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, और साथ में फॉन्ट साइज़ ज़रा देख लेता हूँ 16 पिक्सल, ठीक है। और साथ में मैं उनको ज़रा बॉर्डर भी दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर CCC ज़रा दे दें, और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ताकि ये जो हमारे पास एजेस हैं ये थोड़े स्मूथ हो जाएं।
5 पिक्सल इस पे दे दें। तो इनपुट्स हमारे कुछ इस तरह बन रहे हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा बटन सीधा सादा, तो इसको ज़रा थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर जो हमारे पास बटन है उसको हम कर लेते हैं पैडिंग थोड़ी 10 पिक्सल, और फॉन्ट साइज वही 16 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज़। बटन को हम स्टाइल कर रहे थे, इस पे फॉन्ट साइज मैंने दे दिया है, और बैकग्राउंड कलर ज़रा मैं इसका चेंज कर लेता हूँ ऐश के साथ, 0007BFF। साथ साथ बोल इसलिए रहा हूँ कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग भी साथ साथ यही कोड टाइप करें, 0007BFF, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है, और ऑब्वियसली कलर को मैं ज़रा वाइट कर लेता हूँ ताकि इस पे नज़र आए। ठीक हो गया। अब कर लेते हैं इसका बॉर्डर नन, बेहतरीन, और बॉर्डर रेडियस ज़रा दे देते हैं 5 पिक्सल, और कर्सर इसका कर लेते हैं पॉइंटर, चेक कर लेते हैं, बेहतरीन बटन, ठीक है। अच्छा, हॉवर का कुछ इफेक्ट हम इस पे लगा सकते हैं, हॉवर का इफेक्ट लगा सकते हैं, तो यही सेलेक्टर उठा लेते हैं, डॉट फॉर्म बटन, और इस पे लगा लेते हैं हॉवर इफेक्ट, और हॉवर पे हम बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो कर लेते हैं 0056B3, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसका कलर लाइट कर दिया, 0056B3। तो अब हम वापस आते हैं, तो ये देखें हॉवर पे थोड़ा डार्क हो गया यार, हाँ ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम हॉवर पे चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं ज़रा आपको स्टाइलिंग दिखा दूं, यहाँ तक स्टाइलिंग है, तो जो पीछे रह गए हैं वो ज़रा क्विकली स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, शाबाश, टाइम कम है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म हमारा रेडी है। अब क्रिएट स्टूडेंट में करता हूँ तो वो कहता है कि ये रिक्वायर्ड है, और मैंने वैसे ही इसकी आंखों में धूल जो है झोंक दी है, तो वो कह रहा है यूज़र क्रिएटेड, क्रिएट स्टूडेंट पे हम वो कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी के लिए हम चले जाते हैं वापस क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट पे जाते हैं, और जो सिंपल चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनके अंदर हम अब लगा लेते हैं अपना डेटाबेस, ठीक है। तो app.jsx के अंदर हमने क्रिएट स्टूडेंट को लगाया हुआ है। अच्छा, क्रिएट स्टूडेंट के अंदर आपने आना है, और एक तो आपने दोनों इनपुट्स को वैल्यूज़ देनी है, तो नेम और एज हम ले रहे हैं, तो ये इन दोनों के लिए हम स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यू स्टेट स्निपेट आपके पास आ जाएगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम दे देता हूँ, Ctrl Z, नेम सेट नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। मेक श्योर कि आप यूज स्टेट को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक और मैं यूज स्टेट स्निपेट जनरेट कर लेता हूँ जिसमें मैं एज ले लूँगा, ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी रख लेंगे दोनों केसेस में, ठीक है। यूज स्टेट को मेक श्योर कि आप इंपोर्ट कर रहे हो रिएक्ट से, और दो स्टेट वेरिएबल्स आपने बनाने हैं, एक नेम के लिए और एक एज के लिए। अब आपने क्या कर लेना है कि यहाँ से आपने स्टूडेंट वाले नेम वाले इनपुट को वैल्यू दे देनी है नेम, जो स्टेट वेरिएबल है, और जो आपके पास एज का इनपुट है उसके अंदर एज जो स्टेट वेरिएबल है वो पास कर देना है। ठीक हो गया। अब वैल्यू तो इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है कि ऑन चेंज पे वैल्यूज अपडेट भी तो करनी है। तो भाई अभी यहाँ पे लेट्स से मैं लिख रहा हूँ कि बिलाल, ठीक है।
तो अब इसके अंदर बिलाल जो वैल्यू है ये स्टोर है, तो इसको हमने कैच भी तो करना है, यानी जैसे ही कोई की स्ट्रोक हमारे पास आए BILAL तो ये स्टेट में सेट हो जाए। तो ये इवेंट है हमारे पास और इसको कैच करके हम ज़रा सेट करेंगे इसका नेम में और इसका एज में। तो यहाँ हम लगा लेते हैं ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे हम एक एरो फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं। सिंपल है तो इसलिए इनलाइन कह रहा हूँ, एरो फंक्शन, और उसके अंदर डायरेक्ट आपने क्या करना है, सेट नेम कर लेना है, ठीक है। और सेट नेम के अंदर आपने e.target.value कर देना है। सेम गोज फॉर एज एज वेल, आपने लगा देना है इस पर ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर सेट एज आपने कर लेनी है, और उसके अंदर e.target.value आपने कर देना है, ठीक है। ई यहाँ मेक श्योर कि आप पास कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट है इसको। अच्छा जी, तो हमने क्या किया है, हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है, और दो स्टेट वेरिएबल हमने बना लिए हैं, नेम और एज, और उनके रिगार्डिंग उनके सेटर फंक्शंस जो हैं वो भी बना लिए हैं, ठीक है। और हमने यहाँ आकर दोनों इनपुट्स पे वैल्यूज पास कर दिए हैं, एक को नेम एक को एज, और दोनों पे ऑन चेंज का इवेंट लगा दिया है, एरो फंक्शन पास कर दिया है, और ई से हम टारगेट डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। दोनों पे हमने ये काम किया है। अच्छा जी, तो अभी के लिए ज़रा मैं एक काम कर लेता हूँ, ये हैंडल सबमिट पे जो मैं काम कर रहा था यहाँ मैं कर लेता हूँ e.prevent default, ताकि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश ना हो, और यहाँ मेक श्योर कि आप ई को कैच कर रहे हो, ठीक है। जो इवेंट है सबमिट का वो आपके पास आ रहा हो, तो e.prevent default करेंगे, और यहाँ से हम कंसोल कर लेते हैं फॉर नाउ। कंसोल सिंपल नहीं, कंसोल डॉट टेबल कर लेते हैं, लॉग बहुत कर लिया हमने, कंसोल डॉट टेबल कर लेते हैं, उसके अंदर एरे पास कर लेते हैं, और यहाँ हम कर लेते हैं यूज़र का नेम और उसकी एज प्रिंट। देखते हैं कि हम कैच कर रहे हैं इसको या नहीं। अच्छा, तो हम वापस आते हैं और यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इस पेज को, ताकि कंसोल पे चला जाऊँ मैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बिलाल, और बिलाल के अंदर आकर मैं कर लेता हूँ लेट्स से 34, और क्रिएट स्टूडेंट करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास नाम आ गया, नेम आ गया बिलाल, और हमारे पास दूसरी जो चीज़ हमने टेबल के अंदर इंटर किया जैसे दैट इज़ एज, तो वो हमारे पास 34। एक प्रॉब्लम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, दैट इज़ 34 स्ट्रिंग में, तो इसका हम वर्क अराउंड ढूंढेंगे। अच्छा जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्विकली कंप्लीट कर लें, शाबाश। स्क्रीनशॉट लें जो लोग पीछे रह गए हैं, इट्स 6:46, क्विकली काम करें, शाबाश। क्विकली क्विकली एवरीबॉडी। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे, यहाँ से हमने सारा डेटा जो है वो गेट कर लिया है। अब मेन काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये तो सिंपल रिएक्ट है ना, आज जो फायर स्टोर वाला काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि ये हमारा एसिंग फंक्शन है, और e.prevent डिफ़ॉल्ट हम कर रहे थे कि पेज रिफ़्रेश ना हो, ठीक है। ये डेटा हमने गेट कर लिया। अभी के लिए मैं ज़रा कंसोल, हाँ बस ठीक है, ताकि एरर वेरर शो हो रहे हो हमारे पास। राइट बीनीथ e.prevent डिफ़ॉल्ट आपने क्या करना है, ट्राई कैच हमने पढ़ा था, तो ट्राई कैच के अंदर, क्योंकि हम डेटाबेस का कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई के अंदर आपने लिखना है अवेट, क्योंकि एसिंक फंक्शन है हमारा, तो हम अवेट कर रहे हैं ऐड डॉक। ऐड डॉक एक फंक्शन है जो कि फायरबेस फायर स्टोर से आपके पास आ रहा होगा, तो इसको ज़रा इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें नहीं हुआ मेरे पास, ऐड डॉक कर लेते हैं। फायरबेस फायर स्टोर नहीं हुआ तो मैनुअली कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐड डॉक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस फायर स्टोर से, ठीक है। ऐड डॉक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, import something from firebase/firestore, ठीक है। और इससे हम क्या कह रहे हैं,
ऐड डॉक हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं फायरस्टोर में, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि मेन हमारे पास एक कलेक्शन होती है और उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डॉक्यूमेंट हम डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये हम डाल रहे हैं एक कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन एक कीवर्ड है, आप कलेक्शन ही लिखिएगा और ये आपके पास फायर स्टोर से जो है इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो अच्छा जी, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ कलेक्शन और ये ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें कलेक्शन भी जहाँ से हमने ऐड डॉक किया है वहीं से हमने कलेक्शन भी कर लिया है फायरबेस फायर स्टोर से। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, पहले ऐड डॉक इंपोर्ट हो रहा था, आप कॉमा लगा के कलेक्शन भी कर लें, ठीक है। कलेक्शन, और कलेक्शन में आपने इसको भी कॉल करना है आपने, ये भी आपके पास एक मेथड है। तो कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर आप क्या डाल रहे हो, डेटाबेस DB, ठीक है। तो DB आपने कहाँ से, फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर DB बना लिया था, वो आपके पास इंपोर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाता हूँ फायरबेस कॉन्फ़िग पे और ये देखें मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ DB को, ठीक है। फायरबेस कॉन्फ़िग JS से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ DB को, तो वो मैं यहाँ निकालूंगा फायरबेस कॉन्फ़िग से DB। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश फायरबेस कॉन्फ़िग, ठीक है। और इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इससे मैं निकाल रहा हूँ DB जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो ये देखें DB मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्शन के अंदर मैं पास कर लूँगा एक तो DB के, इस डेटाबेस के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर मैंने ये डॉक्यूमेंट ऐड कर देना है। कौन सा डॉक्यूमेंट, वो हम पास कर रहे होंगे। अच्छा, उस कलेक्शन का नाम क्या है, उसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब अभी अगर हम आ जाएं, या स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्योंकि कलेक्शन है। अभी अगर हम यहाँ आ जाएं और यहाँ देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है, स्टार्ट कलेक्शन आ रहा है। तो हम यहाँ से कलेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे, हम वहीं से जब रिकॉर्ड भेजेंगे तो हमारे पास कलेक्शन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि डेटाबेस में स्टूडेंट्स कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपने ऐड कर देना है। कौन सा डॉक्यूमेंट, अब मैं यहाँ कॉमा दे दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे यानी कलेक्शन जो कॉल कर रहे हैं हम, उसके बाद आपने कॉमा दे देना है और वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे भेज देना है। तो हम डॉक्यूमेंट क्या भेज रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं यूज़र, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक नेम है। नेम हम कहाँ से ले रहे हैं, नेम जो हमारा ये है स्टेट वेरिएबल, और इसको हम डेटाबेस में किस नाम से स्टोर कर रहे हैं, उसको की दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स होता है, तो हमने नेम को की दे दिए नेम, और हम इसमें स्टेट वेरिएबल नेम भेज रहे हैं। ये 6 में हमारे पास आया था कि अगर की वैल्यू पेयर सेम है तो आप एक नाम भी भेज सकते हो, यानी सिंपल नेम लिख दो, वो इसके इक्वल है। यानी अगर आप सिंपल नेम लिख दें तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चलो हम नेम कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ हम भेज रहे हैं एज, और यहाँ पे लिख लेते हैं एज, ठीक है। लेकिन इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, आपने देखा था कि स्ट्रिंग में था, तो इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा नंबर में कन्वर्ट करके भेजूँगा। और जैसे ही मेरे पास ये काम हो जाए तो मैं क्या कर लूँगा, नेम को खाली कर दूंगा, नेम की जो फील्ड है, और एज को जो है वो खाली कर दूंगा, जो कि पहले की वैल्यूज़ हैं वो क्लियर कर लूँगा, ताकि इनपुट के अंदर हमारे पास कुछ ना हो। अच्छा जी, और अगर कोई एरर हमारे पास आए तो सिंपल उसको कंसोल कर लूँगा कि एरर एडिंग या क्रिएटिंग यूज़र, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा एरर है वो मैं प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा जी, मैं पहले इसको टेस्ट आउट कर लेता हूँ कि लेट्स से मैंने यूज़र दिया अली, और मैंने उसकी एज दे दी लेट्स से 21, और मैंने किया क्रिएट यूज़र या क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ हुआ और हमारे पास ये इनपुट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अब अगर मैं अपने डेटाबेस पे आता हूँ, ठीक है, या तो पूरा पेज रिफ्रेश कर सकते हो या टैब चेंज कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। रूल्स पे मैं गया हूँ और फिर डेटा पे वापस आया हूँ। तो ये देखें कलेक्शंस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स कलेक्शन आ गया है, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक डॉक्यूमेंट आ गया है। ये उसकी कोई रैंडम आईडी वो जनरेट कर लेता है, यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो यूनिक आईडी हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स के अंदर। ये देखें एक
रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स हमारा कलेक्शन है, और उसके अंदर एक स्टूडेंट डॉक्यूमेंट आ चुका है जिसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें एज 21 और नेम जो है वो अली हमारे पास आ चुका है। तो सक्सेसफुली हमने अपना डेटा फायर स्टोर के अंदर स्टोर कर लिया है। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसके लिए लोडर शोडर हम लगाएंगे, लेकिन यहां तक बताएं कि यूजर किसने स्टोर कर लिया है। मैं जरा आपको फाइल दिखा दूं, ये फंक्शन है हैंडल सबमिट के अंदर हमने काम किया हुआ है, और ये यहाँ से चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें जो पीछे रह गए, और कमेंट करके बताएं कि क्रिएटेड यूजर या यूजर क्रिएटेड का मैसेज करें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया। अब अच्छा कर लेता हूँ कि जैसे मैं लिख रहा हूँ बिलाल, और उसकी एज में डाल रहा हूँ कि लेट्स से 25, और क्रिएट स्टूडेंट में कर रहा हूँ, तो ये देखें हमें कुछ पता नहीं चल रहा, यूज़र क्रिएट हो गया है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा ना कि यूज़र रजिस्टर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वो लोडिंग शोडिंग का मैं कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर। ये देखें हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड भी आ चुका है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें बिलाल भी आ चुका है एज 25, और ये हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है पहले का अली का। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टीपल यूज़र्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ वो लोडिंग वाला सीन लगा लेता हूँ। एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से यूज स्टेट स्निपेट, और इज क्या नाम रखूँ इसका, इज ठीक है, क्रिएट हमने किया हुआ ना, तो इज क्रिएटिंग स्टूडेंट यानी अभी यूज़र क्रिएट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स कर लेते हैं। और यहाँ नीचे आकर जैसे ही हम ट्राई करने जाएं, यानी ये डेटाबेस में यूज़र ऐड करने जाएं, तो हम क्या करें, सेट इस क्रिएटिंग यूज़र को ट्रू कर लेते हैं, यानी यहीं से लोडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई यूज़र क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाए और फील्ड्स को हम खाली कर लें तो फिर लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस क्रिएटिंग यूज़र को क्या कर लेते हैं, ट्रू कर फॉल्स कर लेते हैं कि बस अब ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई एरर आ गया है तो फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेट इस क्रिएटिंग यूज़र को फॉल्स कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्राई करेगा और वो क्रिएटिंग स्टूडेंट को ट्रू कर देगा, यानी लोडिंग चला देगा। अब अगर यहाँ एरर आ गया तो वो तो इधर आ जाएगा ना, तो ये वाला चलेगा नहीं फिर, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ भी फॉल्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम ये लोडिंग का क्या सीन करने वाले हैं कि यहाँ बटन में अगर आप देखें तो क्रिएट स्टूडेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे मैं चेक लगा सकता हूँ। ये क्रिएट स्टूडेंट ज़रा मैं रिमूव कर लेता हूँ और इस तरह मैं जावास्क्रिप्ट लिख लेता हूँ कि इज़ क्रिएटिंग यूज स्टूडेंट, सॉरी इज़ क्रिएटिंग, सेट इज़ क्रिएटिंग नहीं, इज़ क्रिएटिंग स्टूडेंट अगर मेरे पास ट्रू हो। हाँ, ये आपने पढ़ा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्रिएटिंग। ठीक है, और डॉट 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 दे देंगे, इट्स मीन दैट के यूज़र क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज अगर इस क्रिएटिंग स्टूडेंट ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे शो करा देंगे बटन के अंदर क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर यूज़र क्रिएट हो रहा है तो हमारे पास बटन के अंदर ये शो हो रहा होगा, अदरवाइज ये शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी ज़रा मैं इसको टेस्ट आउट कर लेता हूँ कि लेट्स से दानियाल, और दानियाल में लिख लेता हूँ कि 17 साल का है। क्रिएट स्टूडेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें क्रिएटिंग आ रहा है, और जैसे ही यूज़र क्रिएट हो गया तो वो वापस सारी चीज़ें क्लियर हो गई और क्रिएट स्टूडेंट हमारे पास आ गया। और यहाँ मैं आता हूँ तो तीसरा रिकॉर्ड दानियाल का हमारे पास होना चाहिए जो कि आ चुका है 17, उसकी एज आ रही है। बेहतरीन, ईजी पीजी। ठीक है, यहाँ के लिए ठीक है, लोडिंग मैंने जो स्टेट लगाई हुई है तो चले मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, तो लोडिंग जो स्टेट मैंने लगाई है ये कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके पास फ़ोन होगा तो डायरेक्ट फ़ोन से पिक्चर ले लें और साइड पे रखें, तो उससे आप बहुत इजीली उसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसकी पिक्चर यकीनन आप लोगों ने ले ली होगी। ये बटन पे आपने क्या दिखाना है, इसकी भी ज़रा एक पिक्चर ले लें। टर्नरी ऑपरेटर है, सिंपल है, लेकिन माइंड से स्लिप हो रहा है तो इसकी पिक्चर ले लें। ठीक है, इसकी पिक्चर
और इसकी पिक्चर। फिर भी किसी को इशू है तो आप जो है ग्रुप पे सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। नो वरीज एवरीबॉडी। वो हम यहाँ पे इसके नीचे दिखा रहे होंगे, लेट्स से स्टूडेंट लिस्ट उसको नाम दे देंगे, और सेम लोडर वोडर चलाएंगे कि भाई अभी अगर हमारे पास यूज़र्स जो है वो लोड हो रहे हों तो वो करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स जो है वो हम यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट अभी नहीं है तो वहाँ कोई मैसेज शो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी जो है वो भी रहती है। हमारा चूँकि सेटअप में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए हमने फायरबेस से रिलेटेड काम कम कर लिया, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से कर ली, कोई एरर शेरर नहीं आया, तो ये एक हमारा स्मूथ काम चला है, ठीक है। अगर आप लोगों ने आज यहाँ तक कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें क्विकली, कोई इशू है, कोई भी सवाल है तो वो पूछ लें ताकि हम मीटिंग एंड कर लें। नौमान भाई जो कि हमारे जो भी सीनियर्स हैं मीटिंग में, सजेशन या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो बता दें, और मैं ग्रुप पे अपडेट दे भी दूंगा कि हमारी क्लास सुबह 5 से 7 बजे होगी इंशाल्लाह। चले जी, एवरीथिंग ओके है तो मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।